हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। उत्तराखंड एलटी की तैयारी हम कर रहे थे दोस्तों, और उसके संबंध में उत्तराखंड एलटी पैडागोजी के लिए आप जानते हैं मैंने सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए हैं। साथ के साथ जो है मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं। तो उसी सीरीज़ में आपके बीच में मैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उससे पहले मैं 14 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, ओके। और आई बटन के ऊपर भी लिंक दे दूंगा, ओके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और दोस्तों, अगर आपको एलटी पैडागोजी के लिए नोट्स चाहिए तो आप ले लीजिए, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है वो अभी नहीं है तो अभी हम क्या करें। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है वो कभी भी होगा, चाहे आप 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, लेकिन एग्ज़ाम ने तो होना ही है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी इस टाइम पर जो है वो एक कठिन समय चल रहा है, तो इस टाइम पर आप अपना ध्यान भी रखिए और साथ के साथ अपनी तैयारी घर के अंदर बैठ के आराम से करते रहिए। इस आपदा में एक तरह से अवसर की तलाश आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा मैंने काफ़ी दिन से जो है बच्चे कह रहे थे सर आप आजकल टेस्ट नहीं करवा रहे हो, तो इसलिए मैंने कहा टेस्ट करवा लेता हूँ, ओके। और जो उत्तराखंड लेक्चरर इसके लिए केमिस्ट्री के लिए मैं करवा रहा हूँ, तो उसमें मैं अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं आपको 3 से 4 दिनों के अंदर बता दूंगा कि उसमें आगे किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो वो अभी फ़िलहाल मैं उसको भी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं उसमें थोड़ा मैं घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही, तो इस वजह से व्यस्त हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है आप एलटी पैडागोजी के जो नोट्स हैं उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। और उसके लिए जो भी फ़ीस होगी वो आपको मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। यहाँ पर हमको बताना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसका मार्गदर्शन सिद्धांत, उसके मैंने बताया था ना कि उसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, 5 आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो उन गाइडिंग 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उसमें क्या है इनमें से वो बताना है। तो पहला है आपका पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। दूसरा, पाठ्यक्रम के उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। फिर है तीसरा, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। और चौथा है कक्षा की गतिविधियों में परीक्षा के महत्व को कम करना। तो यहाँ पर जो दूसरी सबसे सुटेबल है वो ऑप्शन थर्ड है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है ना। ऑप्शन जो सेकंड है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, पाठ्यक्रम के उप विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करना। हालांकि उसमें जो मार्गदर्शन सिद्धांत है उसमें ये बात है जरूर कि उसमें जो रटन प्रणाली है उससे मुक्त करना, लेकिन केवल उप विषयों को नहीं बल्कि सारे विषयों को रटन प्रणाली से मुक्त करने की बात की गई है। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड हमने उसको चूज नहीं किया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि क्यों क्यों नहीं की जा सकती है। अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है। दूसरा, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रवृत्ति है। सी, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा किया जा सकता है। या 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है, क्या कहलाती है वह प्रक्रिया। आकलन कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है, नैतिकता कहलाती है, या समायोजन कहलाती है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों उस प्रक्रिया का नाम है आपका समाजीकरण, क्योंकि वो बोल रहा है सामाजिक व्यवहारों के साथ को स्वीकार करना, तो ये आपका सामाजिकरण में ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। पहला है सतत मूल्यांकन, दूसरा व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है संकलित मूल्यांकन, और चौथा है आपका रचनात्मक मूल्यांकन। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है सह अपने स्वयं मूल्यांकन तो कर ही रहा है, साथ के साथ सहपाठियों का मूल्यांकन मतलब साथ साथ दूसरों को भी देख रहा है, अपने साथ वालों को। तो उस प्रकार का जो मूल्यांकन है उसमें आपका इसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, ये कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, यानी कि जब वो क्षेत्र भ्रमण पर जाती है तो उसके साथ आकर वो विद्यार्थियों के साथ चर्चा करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, या आकलन का सीखना।
तो यहाँ पर जो हो रहा है दोस्तों वो है सीखने का आकलन। के नहीं होगा, ये कहाँ होगा, सीखने का आकलन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो सीखा है उसको वो अपने विद्यार्थियों के साथ उस पर चर्चा कर रही, तो उसका आकलन हो रहा है एक तरह से, ठीक है ना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। पहला है यहाँ पर शैशवावस्था को, सेकंड है बाल्यावस्था को, सी है किशोरावस्था को, और डी है प्रौढ़ अवस्था को। तो हमें बताना है यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर क्या हो सकता है सही उत्तर, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा बी, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो है उसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि कई प्रकार के प्रतिद्वंद यहाँ पर समाजीकरण के अवस्था में होते हैं, इस अवस्था के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है। पहला है मानसिक विकास, दूसरा कल्पना की बहुलता, सी संचय की प्रवृत्ति, या डी संवेगों का आधिक्य। तो किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, इनमें से सारी व्यवस्थाएं जो है, तीन जो है ऐसी विशेषताएं जो किशोर अवस्था की हैं और एक कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, संचय की प्रवृत्ति। संचय की जो प्रवृत्ति है वो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, बल्कि आपके बाल्यावस्था की विशेषता है, याद रखना ये बात, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है। पहला है शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, बी है आर्मी अल्फा टेस्ट, सी है पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, या डी है बिने साइमन टेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइए राइट आंसर। यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। ये आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्मन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो मतलब उसके सिद्धांत से उसके खोजकर्ता मतलब या प्रवर्तक बोल लीजिए उससे सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पर देखिए अन्वेषण का सिद्धांत है, दूसरा है यहाँ पर शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत जो कि दिया है आशुबेल ने, फिर आपके पास है प्राकृतिक दशा क्षेत्र का सिद्धांत कार्टेलेविन का, और चौथा है अनुकरण का सिद्धांत क्लार्क ए हल का। ओके, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुकरण का जो सिद्धांत है वो क्लार्क हल वाला नहीं है, बल्कि अनुकरण का सिद्धांत आप जानते हैं किसने दिया है, एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है उसको अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसकी जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है वह कहलाता है। पहला है आर्थिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, सी है शैक्षिक निर्देशन, या डी ये सभी। तो हमें बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। ओके देखिए दोस्तों, बताइए आप जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही है व्यावसायिक और जीविका संबंधी समस्याओं का हल करने का निर्देशन, तो ये आपका व्यावसायिक निर्देशन के अंदर आता है। व्यावसायिक यानी कि किसी कमर्शियल के लिए, या उसको वोकेशनल भी कहते हैं हम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जटिल या समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से हैं। पहला है विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, बी है उसमें माता पिता का मानसिक असंतुलन, सी है परोपकार एवं सहयोग की भावना रखना, और डी है सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो यहाँ पर जो जटिल या समस्यात्मक जो बालक हैं उसके लक्षणों के अंदर आता है दोस्तों कौन सा आएगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रकार की शारीरिक रचना उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में सभी नहीं खेल पाते हैं चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों। ओके, तो यहाँ पर पहला देखिए, विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं, बी है प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं, सी अभिभावक बच्चे का खेलना अनावश्यक समझते हैं, और डी है सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी है, प्रधानाध्यापक या अध्यापकों का खेल के प्रति जो उदासीन रवैया है उसी के कारण से बच्चे जो है सभी विद्यालय खेल नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि वो खेलों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगला देखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला है पिछड़े बालकों को, दूसरा है सृजनशील बालकों को, सी है प्रतिभावान बालकों को, या डी इन सभी को। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इन सभी को ये शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट आपका उसकी शिक्षा। अगला देखिए, किसने कहा है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के
प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। तो पहला है यहाँ पर मॉरिसन, दूसरा सोरेनसन, फिर है साले एंड टेलफोर्ड, या फोर है यहाँ पर हैरीमैन। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, सारे एंड टेलफोर्ड ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी के काम नहीं आता है वे खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये किस सिद्धांत के अंदर है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, बी है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, सी है बाल विकास का सिद्धांत, या डी अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए, मौलिकता का गुण पाया जाता है। पहला है शिक्षित माता पिता के बालकों में, बी है धनी परिवार के बालकों में, सी है सृजनशील बालकों में, और डी है प्रतिभाशाली बालकों में। तो यहाँ पर मौलिकता का जो गुण पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है किसमें? सृजनशील जो बालक होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड्स होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बेसिकली। ओके, पहला देखिए सूचना प्रसाधन सिद्धांत, ये है कार्ल रॉजर्स। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये है कोहलर। फिर आपके पास संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव, और क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये है स्किनर। तो यहाँ पर जो सही असंगत होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत नहीं है कोहलर का तो आप जानते हैं कौन सा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ओके, इसलिए बी जहाँ यहाँ पर गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो? पहला परामर्श की आवश्यकता उनको पड़ती है, फिर है निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, फिर है समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, परामर्श की आवश्यकता उनको पड़ती है। ठीक है ना, परामर्श या गाइडेंस की आप जानते हैं कि जो जेडपीडी का सिद्धांत है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसमें एक बात बोली गई थी कौन सी? आपका स्कैप होल्डिंग। तो स्कैप होल्डिंग में यही बात हो रही थी कि अगर बच्चे को एक बाहरी मदद जो या जो उसको कहते हैं ना ट्यूशन, या उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस मिलता है, तो वो अपना जो है मैक्सिमम जो डेवलपमेंट कर पाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आपका स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। उसी की बात इसमें इनडायरेक्टली की गई है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट, प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? पहला है वैचारिक क्रिया की अवस्था में, दूसरा संवेदनात्मक स्थिति अवस्था में, सी है विवेचना रहित विचार अवस्था में, या फोर संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था में। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था के अंदर। ओके, तो यही जीन पियाजे ने बताया था अपने सिद्धांत में कि ज्ञानेंद्रियों का विकास जो है वो बेसिकली उन्होंने संवेदनात्मक जो स्थिति है उसमें बताया था, है ना, संवेदी गामक अवस्था जिसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार पहला है यहाँ पर केवल व्यक्ति में होता है, मानव का जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो ज्ञान है वो क्या होता है? केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, या एक व दो दोनों में होता है, या स्पष्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है। पहला है यहाँ पर असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल की मैदान का, बी है असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी का, सी है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के समान अधिकार देने का, या असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालय में अलग कक्ष का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, उनको एक समान अधिकार देती है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, अगला देखिए, अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साचार्यों के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने के नाते आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? पहला है यहाँ पर प्रतिभावान, बी है सृजनात्मक, सी है मंदबुद्धि, या डी सामान्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर बात हो रही है कि बालक जो है वो नए और अधिक सहचार्य कार्यों में, निर्माण कार्यों में रह रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सृजनात्मक जो बालक है उसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव व विकास होता है उनमें प्रमुख नहीं है। पहला है अनुकरण, दूसरा है स्पर्धा, तीसरा है परिपक्वता, और चौथा है खेल।
तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन सी होगा, परिपक्वता या मैच्योरिटी। ओके, आगे चलते हैं। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफ़ी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे। पहला है समस्या के महत्व का, दूसरा अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन का, सी है तथ्यों के को असंगठित करने का, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, समस्या के महत्व का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो समस्या को समझना जरूरी है, उसके बाद ही समाधान हो पाएगा। अगला देखिए, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे। पहला है छात्रों से को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहला सेकंड है छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे। सी है विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे, या डी कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे और उसका परीक्षण करेंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन डी होगा, कक्षा में ही क्या करेंगे, कार्य करने के लिए कहेंगे और उसका परीक्षण करेंगे अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप उसको लगातार निरीक्षण करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको पता भी चलता रहेगा कि बच्चों के अंदर कहाँ पर जो है कमी आ रही है और उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है। यहाँ पर है पहला, शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। बी है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सी है क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना तथा अन्यथा वे अनुशासन जो हीन बन जाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो छात्र क्रियाशील है उन्हें अधिक सीखने का जो है अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक क्रियाएँ की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में मौलिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। पहला है परिचर्चाओं का आयोजन, बी है भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, सी है अंताक्षरी का आयोजन, या डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसको विकसित करने का तरीका उपरोक्त सभी है, ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो बालक की जो अभिव्यक्ति है उसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप परिचर्चाएँ कराएँ, कुछ भी इस प्रकार के आयोजन कराएँ, भाषण प्रतियोगिताएँ कराएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराएं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। इससे बालक क्या करेगा, मैक्सिमम अपने आप उसको एक्सप्रेस कर पाएगा और उसके जो व्यक्तित्व में है एक निखार पैदा होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है। पहला है छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, बी है छात्रों की अभिरुचि की जांच करना, सी छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच करना, या डी छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो यहाँ पर बात हो रही है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और यहाँ पर कई बार एक आता है कि जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। तो उनका उद्देश्य होता है बच्चे के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है उसका परीक्षण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास गार्डनर की बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक है। पहला है भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, या ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे जो हैं आपके गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार के अंदर आते हैं, ठीक है। आप जानते हैं गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था, ये मैं आपको आपके लेक्चर्स के अंदर भी बता रखा है, ठीक है। अगला देखिए, मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में से 2 गुणा करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही है। पहला है आपका सृजनात्मक चिंतन, बी है आपका अभिसारी चिंतन, सी है अपसारी चिंतन, और डी है आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, क्योंकि वो कह रही है कि यहाँ पर ठीक है, क्योंकि वो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती था, मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा अभिसारी चिंतन, क्योंकि वो अपने स्थान पर खड़ा होकर पहले सोचती है फिर उसके बाद बताती है, तो वो अपने अंदर ही वो चीज़ सोच रही है। अभिसारी का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, मतलब अभिसारी का शाब्दिक अर्थ यही कहलाता है, ठीक है।
और उसके ठीक विपरीत होता है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में जो है व्यक्ति जो है वो 3 डायमेंशनली सोचता है, यानी कि जो आपके क्रिएटिव चाइल्ड्स होते हैं वो हमेशा अभिसारी चिंतन करते हैं, ये बात याद रखना। और जो बच्चे वैसे होते हैं, मतलब जो टैलेंट वैसे बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर अभिसारी नहीं बल्कि अभिसारी चिंतन करते हैं। उनका ऐसा होता है कि वो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसी चीज़ को याद करते हैं या उसको उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ज़्यादा जो है इधर उधर वो नहीं सोचते हैं। जबकि जो आपके अभिसारी चिंतन वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा एक डिफरेंट तरीके से उसको सोचते हैं, उनका पारंपरिक रूप से उसको नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चंस, और ये आपके इसी प्रकार से आपके एलटी में भी 30 क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगा होगा। बाकी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए यार, और मुझे बताते रहिए कि किस प्रकार से आपको टेस्ट ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और साथ के साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू यूजर्स हैं, और नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट अ होम। ओके, गुड नाइट।